गाइस, वेलकम टू योर डेस्क। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करेंगे जनसंपर्क, निगमित संप्रेषण व जनसंपर्क का महत्व करने वाले हैं अपनी क्लास में। इसके पहले इस चैप्टर की 2 से 3 क्लासेस हो चुकी हैं और आज आप लोगों की लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। इस चैप्टर की आज लास्ट क्लास है और आज से आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। सारे चैप्टर हो चुके हैं, सारे चैप्टर्स की थ्योरी विद एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो चुके हैं। तो आज के बाद हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। कल इस वाले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और उसके बाद से हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन और आंसर लगाना। तो क्वेश्चन और आंसर जो है हम वो अपने हर चैप्टर से समझेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। कुछ बहुत चीज़ें जो छूट गई हैं या फिर रह गई, उनको हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट और जिस प्रकार के भी जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं सब लगाएंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे और आपके एग्ज़ाम तक यही हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे मॉडल पेपर। अभी तो थोड़े दिनों के बाद मॉडल पेपर भी करेंगे। तो सारा सिलेबस कवर हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, विजिट करिए। आप लोगों को सारी क्लासेस विद चैप्टर वाइज सीक्वेंस से मिल जाएंगी। आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। पूरा सिलेबस इसी चैनल पे आप लोगों को कवर करवाया गया है। तो अगर आप लोग उनको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे तो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है और आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निगमित संप्रेषण व जनसंपर्क का महत्व क्या है, इसको समझते हैं। संगठन की सफलता का प्रमुख आधार जनता को समझना है। अगर कोई संगठन सफलता प्राप्त करना चाहता है, वो भी जनता से संबंधित कोई कार्य क्षेत्र है जिसमें वो संगठन कार्यरत है, तो उसको सबसे पहले क्या समझना होगा? जनता को समझना होगा, तभी उसकी संगठन की सफलता निर्भर करेगी। संगठन के बारे में जनसामान्य, विपक्षी, कर्मचारीगण जो धारणा रखते हैं वही उसकी दशा, प्रतिष्ठा तथा उसकी सफलता को दर्शाते हैं। तो जो संगठन के बारे में जनसामान्य है, विपक्षी और कर्मचारीगण हैं जो धारणा रखते हैं वही उसकी दशा, प्रतिष्ठा तथा उसकी सफलता को दर्शाते हैं। निगमित संप्रेषण का प्राथमिक उद्देश्य अपने सभी हिस्सेदारों के सामने अपना दृष्टिकोण रखना है। तो जो निगमित संप्रेषण है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि जो भी उसके हिस्सेदार हैं उन सबके सामने क्या रखा जाए? जो दृष्टिकोण है उन लोगों का, वो सब हर व्यक्ति का अपना अलग दृष्टिकोण होता है और हर व्यक्ति अपना जो दृष्टिकोण है वो लोगों के समक्ष रखे और लोग भी अपना दृष्टिकोण वहाँ पर रखें। तो सबको वहाँ पर क्या होना चाहिए? हिस्सेदारी, मतलब सब लोग अपना अपना जो मत है, दृष्टिकोण है वहाँ पर रख सकते हैं। निगमित संप्रेषण का प्रमुख उद्देश्य है दुनिया आपको किस तरह देखती है, मतलब आप ये समझे कि आपको दुनिया किस प्रकार से देखती है। तो निगमित संप्रेषण का जो अर्थ है वो क्या, प्रमुख उद्देश्य क्या है कि दुनिया आपको किस तरह देखती है इसका नियंत्रण करना। आप दुनिया को जो दिखाएं दुनिया वो देखे। तो ये है निगमित संप्रेषण की दुनिया आपको किस तरह देखती है इसका नियंत्रण करना, मतलब दुनिया आपको वैसे ही देखेगी जैसे आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं। तो निगमित संप्रेषण का प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो हम दिखाना चाह रहे हैं दुनिया वही देखे। उदाहरणतः संकट के समय में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि जनता एवं कर्मचारियों की संकट के विषय में समझ तथा संगठन द्वारा उसका सामना किस प्रकार किया गया है। तो संकट के समय में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, लेकिन ये महत्वपूर्ण है जो भी हुआ उसका जो सामना है वो लोगों ने किस प्रकार किया। जो संकट आया उसका सामना संगठन ने किस प्रकार किया। तो क्या हुआ, कब हुआ और अचानक हुआ, कैसे हुआ। संकट हमेशा अचानक ही आता है, बता के नहीं आता। तो उस संकट के समय में लोगों ने किस प्रकार से अपनी बुद्धि, धैर्य और बल का प्रयोग करके, अपनी जो है संज्ञान का प्रयोग करके किस प्रकार से उस संकट का सामना किया। तो ये बताता है लोगों का जो एक प्रकार का संगठनात्मक विकास है उसको दर्शाता है। यह संगठन के लिए उसकी प्रतिक्रिया निर्धारित करती है। अगर कंपनी अपने को स्थिर, प्रतिष्ठित तथा शांत स्वरूप में प्रस्तुत नहीं करती है एवं कठोर व्यवहार दिखाती है तो इसके हिस्सेदार सवाल उठा सकते हैं। तो अगर कंपनी को आगे बढ़ना है और अपनी प्रोग्रेस करनी है तो कंपनी को कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए
और शांत स्वरूप का होना चाहिए। व्यवहार उसका कैसा होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए बल्कि मृदु व्यवहार का होना चाहिए। उसके हिस्सेदार नहीं तो क्या करेंगे, कंपनी पे सवाल उठाएंगे। तो अगर कंपनी को स्थिर प्रतिष्ठित शांत स्वरूप प्रस्तुत नहीं करती है एवं कठोर व्यवहार प्रदर्शित करती है तो जितने भी कार्य करने वाले कार्यकर्ता उसमें हिस्सेदार हैं वो सब उस पर क्या करेंगे, सवाल उठाएंगे। कंपनी के भविष्य पर लोगों के आकलन से प्रभाव पड़ता है कि क्या कठोर व्यवहार जरूरी था या नहीं। जो कंपनी का भविष्य है वो कंपनी के व्यवहार पर निर्भर करता है। तो उसका जो प्रभाव है वो कैसे पड़ेगा, लोगों पर पड़ेगा। और ये जरूरी सोचा जाएगा कि जो कंपनी व्यवहार कर रही है कठोर, क्या वो सही है या हर समय के लिए ऐसा व्यवहार जरूरी था या नहीं था। तो ये सारी चीज़ें कंपनी के भविष्य पर निर्भर करती हैं। निगमित संप्रेषण करने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि इस प्रकार के व्यवहार के प्रति हिस्सेदारों की प्रतिक्रिया कैसी होगी। उन्हें प्रेस विज्ञप्तियों, संवाद पत्रों, विज्ञापनों और संप्रेषण के दूसरे माध्यमों के द्वारा निर्धारित करना पड़ेगा कि जनता वही जानकारी प्राप्त करे जो संगठन उन्हें देना चाहता है। तो जो प्रेस विज्ञप्तियाँ हैं, जो संवाद है, जो पत्र हैं, जो विज्ञापन है, उनमें वही चीज़ें जो लोग दिखाना चाहते हैं जनता को, वही क्या करते हैं, उसमें पब्लिश करवाते हैं। और जो पब्लिश करवाया जाता है जनता उसी को देखती है। तो संगठन ये पहले सोच ले कि हमें जनता को दिखाना क्या है, हमें जनता को क्या जो है अपनी इमेज किस प्रकार से दिखानी है, अपना जो दृष्टिकोण है वो किस प्रकार से जनता के सामने प्रस्तुत करना है। तो इसके लिए प्रेस विज्ञापन, संवाद पत्रों, विज्ञापन और संप्रेषण के जितने माध्यम है उनका सहारा लिया जा सकता है। जनसंपर्क किसी भी संगठन की महत्वपूर्ण गतिविधि है, अतः इसका दायित्व किसी अनुभवी अधिकारी को देना चाहिए। प्रत्येक जनसंपर्क कार्यक्रम के उद्देश्य, नीति तथा योजना अलग होती है। उदाहरण के लिए कंपनी की सकारात्मक छवि, कंपनी की मुसीबत को टालना, कर्मचारी को प्रेरित करना, किसी उत्पाद के प्रति जिज्ञासा जगाना, उत्पादों का विज्ञापन करवाना तथा किसी घटना की पूर्व सूचना देना। जनसंपर्क उपरोक्त वर्णित सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न योजनाएं तैयार करता है। तो मतलब कार्यक्रम के जितने भी उद्देश्य हैं जनसंपर्क को लेकर के, चाहे वो सकारात्मक छवि बनाने का हो, चाहे मुसीबत को टालने का हो, चाहे कर्मचारी को प्रेरित करने का हो, चाहे जिज्ञासा जगाने का हो, और चाहे घटना की पूर्व सूचना देना हो, इन सभी वर्णित जो जितने भी उद्देश्य इनको प्राप्त करने के लिए जो कंपनी है वो क्या करती है, अलग अलग योजनाएं तैयार करती है। इनमें कुछ इस प्रकार हैं। कार्यक्रम, जनसंपर्क, विज्ञापन तथा संचार माध्यम एक दूसरे से संबंधित है, अतः इनकी गतिविधि एवं लक्षण समान हो सकते हैं। तो जो कार्यक्रम होते हैं और जो सम्मेलन, प्रेस विज्ञापति होती है, पार्टी तथा स्नेह मिलन इत्यादि जनसंपर्क, विज्ञापन, संचार माध्यम एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, अतः इनकी गतिविधि एवं लक्षण क्या हो सकते हैं, एक समान हो सकते हैं। आज समझते हैं आवश्यक कौशल एवं ज्ञान क्या है। प्रभावी संप्रेषक बनने के लिए आप में कौशल का होना अनिवार्य है। अगर आपको संप्रेषण का कौशल ही नहीं है तो आप जो संप्रेषण कर रहे हैं वो प्रभावपूर्ण नहीं होगा, लोगों पर उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। तो प्रभावी संप्रेषक बनने के लिए कौशल का होना अनिवार्य है। या आपको संदेश बनाने तथा प्रेषित करने में सहयोग करता है, मतलब संदेश किस प्रकार से बनाना है और किस प्रकार से जनता तक पहुंचाना है, इसमें सहयोग करेगा। क्या करेगा, आपका जो कौशल है वो। श्रवण कौशल स्वयं सीखे जाते हैं। अंतर्व्यक्तिक कौशल, बातचीत की कौशल और संपर्क स्थापना कौशल सफल और प्रभावी लोगों का अवलोकन करके सीखा जाता है। तो जो कौशल होते हैं वो सीखे जाते हैं, बल्कि किसी के द्वारा आपको दिए नहीं जाते, लेकिन आप क्या करेंगे, उन कौशलों को स्वयं सीखेंगे। जैसे श्रवण कौशल है तो ये कौशल क्या होगा, स्वयं से सीखा जाएगा। अंतर्वैयक्तिक कौशल भी स्वयं से सीखा जाएगा। बातचीत के कौशल आपको ही सीखना होगा, आपको संपर्क स्थापित करना होगा, सफल और प्रभावी लोगों का अवलोकन करना होगा। जो लोग इन सब में पहले से ही कुशल हैं, इन सब चीज़ों में पहले से उन्होंने कुशलता प्राप्त कर रखी है, तो उनका अवलोकन करिए और उनका जो अवलोकन है उसका अनुकरण करिए। तभी आपके अंदर ये सारे जो कौशल एवं ज्ञान है ये आपके अंदर भी क्या होंगे, अनुकरणित होंगे। प्रस्तुतिकरण कौशलों में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का प्रयोग सम्मिलित किया जाता है, जिसमें नाम मात्र प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह उच्चारण, निष्प्रभावन, सार्वजनिक तौर पर दिए जाने वाला भाषण, टेलीफोन शिष्टाचार, आधारभूत लेखन कौशल, निर्णयन तथा
तनाव प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं। समय प्रबंधन के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है, परंतु अनेक कार्य प्रबंधक इसे अनुभव द्वारा भी विकसित कर लेते हैं। परंतु जो जैसे कि समय टाइम मैनेजमेंट के लिए भी क्या होता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती। हर कोई जो है टाइम मैनेजमेंट हर अच्छी प्रकार से नहीं कर सकता है। तो जिसने भी टाइम मैनेजमेंट करने का जो कौशल है वो प्राप्त किया है, तो वो बेहतरीन ढंग से क्या कर कर सकता है, समय का प्रबंधन कर सकता है। और इसके लिए भी क्या किसकी आवश्यकता होती, अनुभव की। अगर आपके पास अच्छा अनुभव है तो आप जो है इस अच्छी प्रकार से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास प्रशिक्षण और अनुभव दोनों होना जरूरी है। आप समझते हैं श्रवण कौशल क्या है। श्रवण एक सक्रिय प्रक्रिया है। श्रवण का मतलब क्या होता है, श्रवण का मतलब होता है सुनना। और जब हम किसी बात को सुन रहे होते हैं तो हम एक्टिव मोड में होते हैं। तो जो लिसनिंग है वो क्या है, सक्रिय प्रक्रिया है। इसके 3 भाग होते हैं। पहले किसी बात को सुनेंगे, फिर हम समझेंगे, तब जाके फीडबैक देंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को समझा रही हूँ तो आप लोग सुन रहे हो ध्यानपूर्वक, फिर जो समझाया जा रहा है उसको सुनने के बाद समझ रहे हो। समझने के बाद अगर मैं कहूँगी आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, तो आप लोग क्या करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे इस पर कि मैम आया समझ में, अच्छी तरीके से आया। अगर नहीं आया तो कहेंगे, आप लोग कहेंगे नहीं आया। तो यही क्या है, सुनने और समझने के बाद जो आप लोग कह रहे हैं, प्रति उत्तर जो दे रहे हैं, वही प्रतिक्रिया है। तो श्रवण के कितने कौशल हैं, 3 श्रवण के कौशलों के भाग होते हैं, सुनना, समझना तथा प्रतिक्रिया देना। सुनना यह हमारे शरीर का एक भौतिक पहलू है जिसमें हम ध्वनियों को सुनते हैं। सुनते क्या हैं, ध्वनियों को सुनते हैं तथा उसका अर्थ निकालते हैं। हम बातचीत के हिस्से के रूप में शब्दों को सुन सकते हैं। सुनना था ध्यान से सुनना, दोनों में अंतर है और यह कौशल का प्रथम भाग है। एक होता है सुनना और एक होता है ध्यान से सुनना, तो दोनों में अंतर होता है और ये कौशल का प्रथम भाग है। तो सुनना जो लिसनिंग है और जो ध्यान से सुनना है, दोनों में अंतर होता है। सुनना अलग चीज़ है और ध्यान से सुनना अलग चीज़ है। तो जब हम सुनते हैं तो क्या करते हैं, ध्वनियों को सुनते हैं और उसका अर्थ निकालते हैं और बातचीत के हिस्से के रूप में शब्दों को सुन सकते हैं। और सुनना और ध्यान से सुनना दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। समझना क्या है, इसको समझते हैं। समझना इसका अर्थ है कि हमारा मस्तिष्क हमारे द्वारा सुने गए शब्दों का प्रक्रमण करके पूरी बातचीत के संदर्भ में उनके अर्थ निकालता है। समझना क्या है कि जो बातें हमने सुनी हैं उस पूरी बातचीत का जो प्रक्रमण है वो कहाँ चलेगा, हमारे मस्तिष्क में चलेगा। उसके बाद मस्तिष्क क्या करेगा, उसका अर्थ निकालेगा। इस स्तर पर आपको जानकारी प्राप्त होगी। फिर आप उसके बाद क्या होगा, जब उस पूरी बातचीत का अर्थ निकल आएगा तब आपको क्या प्राप्त होगी, जानकारी प्राप्त होगी। जब जानकारी प्राप्त हो जाएगी तब आप क्या करेंगे, उस पर प्रतिक्रिया देंगे। तो प्रतिक्रिया आप जो सुनते हैं वह समझते हैं। आखिरी भाग प्रतिक्रिया उत्तर देना है। जो आपने सुना, जो समझा, उसका सबसे लास्ट भाग क्या है, जब आप प्रति उत्तर के रूप में उस बात का जो है जवाब या रिप्लाई देंगे या फीडबैक देंगे। वार्तालाप के समय प्रतिक्रिया करना यह प्रदर्शित करता है कि जो कहा गया है आपने उसे सुना। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो आप अगर सामने वाले की बात का प्रत्युत्तर दे रहे हैं तब तो वो समझ जानेगा कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। लेकिन अगर आप उसकी बात सुन रहे हैं, किसी प्रकार का प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं। तो वार्तालाप का मतलब ये होता है प्रत्युत्तर का, कि आप सामने वाले की बात को सुन रहे हैं। और वार्तालाप के समय प्रतिक्रिया करना यह प्रदर्शित करता है कि जो कहा गया है आपने उसे सुना है तथा वक्ता के उद्देश्य को आप समझते हैं। प्रतिक्रिया में आपके द्वारा समझने वाली जानकारी पर क्रिया करने हेतु निर्णय लेना और संभवतः अपने विचारों या टिप्पणियों के साथ जवाब देना शामिल हो सकता है। और प्रतिक्रिया के रूप में आप क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं सुनी हुई बातों का, और टिप्पणियाँ भी कर सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं। तो सुनने के बाद आपका जो रिएक्शन होगा या आप किस प्रकार रिएक्ट करेंगे, फीडबैक देंगे, डिसीजन लेंगे या फिर जवाब देंगे या फिर कोई टिप्पणी करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये हो गए श्रवण के 3 स्टेप। आप समझते हैं अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या होता है। किसी व्यक्ति के व्यापारिक
संगठनों के भीतर सामाजिक संप्रेषण एवं वार्तालाप द्वारा संचालन की योग्यता की माप को अंतर्वैयक्तिक कौशल कहा जाता है। इस प्रकार के कौशल को व्यक्ति अन्य लोगों के मध्य पारस्परिक क्रिया के लिए उपयोग में लाता है। तो अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या होता है? किसी व्यक्ति के व्यापारिक संगठनों के भीतर सामाजिक संप्रेषण वार्तालाप द्वारा संचालन करने की जो योग्यता है वो क्या कहलाती है? अंतर्वैयक्तिक कौशल कहलाती है। तो कहाँ पर? किसी व्यापारिक संगठन के भीतर जो सामाजिक संप्रेषण हो रहा, एक संगठन है उस संगठन के अंदर जो सामाजिक संप्रेषण हो रहा है, जो वार्तालाप हो रहा है, उसके संचालन करने की जो योग्यता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो वार्तालाप हो उसके संचालन करने की जो योग्यता है वो क्या कहलाती है? अंतर्वैयक्तिक कौशल कहा जाता है। इस प्रकार के कौशल को व्यक्ति अन्य लोगों के मध्य पारस्परिक क्रिया के लिए उपयोग में लाता है। सकारात्मक अंतर्वैयक्तिक कौशल होने से संस्थान की उत्पादकता ज़्यादा हो जाती है। जहाँ भी सकारात्मक चीज़ होगी इसका मतलब वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव वे में जा रही है। तो अगर अंतर्वैयक्तिक कौशल सकारात्मक है तो इसका मतलब है संस्थान की जो उत्पादकता है वो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि संघर्ष में कमी आ जाती है। औपचारिक परिस्थितियों में यह संदेश को आसान एवं कारगर बनाता है। अच्छे अंतर्वैयक्तिक कौशलों वाले व्यक्ति सामान्य रूप से उन भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं जो मुश्किल हालातों में पैदा होती हैं। वह भावुक होकर दुखी नहीं होते बल्कि प्रतिक्रिया देते हैं। मतलब जिन व्यक्तियों में अच्छा अंतर्वैयक्तिक कौशल करने की योग्यता होती है वो भावुक नहीं होते परिस्थितियों को देखकर, बल्कि वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पेशेंस के साथ काम लेते हैं और मुश्किल हालात में भावुक ना होकर बल्कि डटकर क्या करते हैं, उसका सामना करते हैं और दुखी नहीं होते बल्कि प्रतिक्रिया देते हैं। तो अंतर्वैयक्तिक कौशल जिस व्यक्ति में होता है उसके अंदर ये सारी योग्यताएं होती हैं। आप समझते हैं समझौते का कौशल क्या है? समझौते का कौशल भी एक प्रकार का कौशल है। ये क्या कहता है? समझौते की प्रक्रिया वह पहलू है जिसमें किसी मुद्दे या सौदे के मामले में दोनों पक्षों में कुछ जगहों पर असहमति होती है। मतलब जहाँ पर असहमति है, दो पक्ष हैं, ए और बी दो पक्ष हैं। मतलब एक पक्ष में इस इधर व्यक्ति हैं, एक जो समूह उसको दो भागों में बांट दिया गया है। इधर व्यक्ति हैं और इधर व्यक्ति हैं, इधर दो व्यक्ति हैं, इधर दो व्यक्ति हैं, और दोनों में क्या है? अनबन है। मतलब दोनों एक दूसरे के मत से सहमत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? असहमति है। समझौते द्वारा प्रत्येक पक्ष दूसरे को मानने का कार्य करता है, और जब इन दोनों में समझौता करवाया जाता है तो जो बीच वाला व्यक्ति है जो समझौता करवा रहा है वो जो बात कहेगा वो इस पक्ष को भी माननी पड़ेगी और इस वाले पक्ष को भी माननी पड़ेगी। तो समझौते में जो बात है वो माननी पड़ती है, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जो समझौता करवा रहा है उसकी मर्जी से। दोनों लोग क्या करते हैं? दोनों पक्ष जो समझौते वाली बात होती है उसको मान लेते हैं। यदि समझौता सही रूप से हो तो दोनों पक्षों के लिए लाभदायक होता है। अच्छा समझौता करवाने वालों को समझौता बैठक से पूर्व सभी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति समझौता करवाने गया है दोनों पक्षों के मध्य पहले उसे सारी बात पता होनी चाहिए। वो उस पूरे बात पर, पूरे जो घटनाक्रम पर विचार करेगा, बैठक से पूर्व क्या करेगा? विचार करेगा, अवलोकन करेगा, तब जाके उस पर समझौते की जो प्रतिक्रिया है वो देगा। यह लेखा या आकलन करवाना आवश्यक है कि प्रत्येक परिवर्तन पर कितना खर्च आएगा तथा यह निर्णय करना होगा कि समझौता नहीं होने पर वह किस परिवर्ती कारकों का प्रयोग करना चाहेगा तथा अन्य लोग किसके लिए तैयार होंगे। तो ये जो होता है समझौता क्या होता है? दो पक्षों के मध्य होता है। जो समझौता करवाने वाला व्यक्ति होता है वो पहले जो दो पक्ष होते हैं उनमें असहमति होती है, समझौता करवाने के बाद वो दोनों को सहमति दिलवाता है अपने समझौते के द्वारा। और समझौता करवाने वाला व्यक्ति समझौता करवाने से पहले जो भी मामला है उसका पूरा अवलोकन करता है, उस पर विचार विमर्श करता है, तब जाके वहाँ पर लोगों के मध्य समझौता करवाता है। प्रस्तुतिकरण का कौशल क्या है? इसको भी समझते हैं। प्रेजेंटेशन कौशल क्या है? यह कौशल विचारों एवं जानकारी के संप्रेषण में प्रयोग किया जाता है। अगर आप क्या कर रहे हैं? अपनी जानकारी, विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आपको प्रस्तुत करने का कौशल भी आना चाहिए। ठीक, तो जब तक प्रस्तुतिकरण का कौशल नहीं होगा तब तक आप अपने विचार, अपने तथ्य और अपनी जानकारी को अच्छी प्रकार से लोगों के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। तो प्रस्तुतिकरण का कौशल भी बहुत आवश्यक होता है। प्रस्तुतिकरण में वक्ता का व्यक्तित्व सामने आ जाता है और यह सभी भागीदारों के मध्य शीघ्र ही पारस्परिक संवाद करने की स्वीकृति प्रदान करता है। अच्छे प्रस्तुतिकरण में विषय वस्तु, रूपरेखा, पैकेजिंग तथा मानवीय तत्व शामिल है। अच्छे प्रस्तुतिकरण में क्या होगा?
विषय वस्तु होगी और रूपरेखा होगी, फिर पैकेजिंग होगी, फिर जो मानवीय तत्व होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। विषय वस्तु क्या है? इसमें वह जानकारी होती है जिसकी लोगों को ज़रूरत पड़ती है। विषय वस्तु वो क्या है, एक प्रकार से वो टॉपिक होगा, या समझ लीजिए कि जो जानकारी है जिसकी लोगों को ज़रूरत है, वो जो विषय वस्तु है, मतलब विषय क्या है, जो विषय है जिसकी लोगों को ज़रूरत है, वही चीज़ इसमें आपको मिलेगी जिसकी लोगों को ज़रूरत है, और जानकारी उतनी होनी ज़रूरी है जितनी बैठक में श्रोता प्राप्त कर सके, और इतनी सटीक जानकारी होगी, इतनी होगी कि आपके लिए सफिशिएंट होगी। तो विषय वस्तु में वो जानकारी होती है जिसकी लोगों को ज़रूरत होती है, जानकारी उतनी होनी चाहिए जितनी बैठक में श्रोता प्राप्त कर सके, मतलब जितनी जानकारी श्रोता अच्छी प्रकार से प्राप्त कर सके, समझ सके, सुन सके, उतनी ही विषय वस्तु में जानकारी होती है। रूपरेखा, इसमें न्याय संगत प्रारंभ, मध्य एवं अंत होना चाहिए। यह क्रम में होना आवश्यक है ताकि श्रोता को इसे समझने में परेशानियां नहीं आए। प्रस्तुतकर्ता को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह श्रोताओं का ध्यान आकर्षित कर सके। प्रस्तुतकर्ताओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह श्रोताओं का क्या कर सके, ध्यान को आकर्षित कर सके। पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग, इसका अर्थ विषय वस्तु का सही तरीके से उपयोग करना है। पैकेजिंग का मतलब होता है जो भी विषय वस्तु बनाई गई है उसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए। प्रस्तुतिकरण कौशल में सॉफ्टवेयर के प्रयोग के साथ पावर पॉइंट टेक्नोलॉजी जैसी प्रौद्योगिकी के उपयोग की अत्यधिक संभावना होती है। तो पैकेजिंग में ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर जो है, सॉफ्टवेयर जो है, इनका प्रयोग किया जाता है। अब समझते हैं मानवीय तत्व क्या है। अच्छा प्रस्तुतिकरण कौशल हमेशा याद रखा जाता है क्योंकि उसके साथ एक व्यक्ति जुड़ा होता है, फिर भी श्रोताओं की ज़रूरतों का विश्लेषण करने और एक उपागम का चयन करने की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए अनेक दफ्तरों में कर्मचारी के जन्मदिन एवं अन्य कई अवसरों पर कार्ड भेजे जाते हैं। कार्ड के साथ यदि वरिष्ठ व्यक्ति उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई देते हैं तो उन्हें ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो मानवीय तत्व का मतलब होता है कि जो मानव है वो व्यक्तिगत रूप से जा करके अपनी मानवता का प्रदर्शन वहाँ पर करे, और अपना जो संचार है, ये संप्रेषण है, जो भी वहाँ पर जो जिस उद्देश्य से वो जा रहा है उसमें अपनी मानवता को भी सम्मिलित करे। तो ये मानवीय तत्व होता है। तालमेल स्थापित करने का कौशल, किसी संबंध में विश्वास और सामंजस्यता स्थापित करना ही तालमेल है। दूसरे लोगों का समर्थन तथा उसका सहयोग प्राप्त करने की कला का यह प्रमुख घटक होता है। संप्रेषण का 93% हिस्सा हमारे भाव भंगिमा तथा बात करने के तरीके से संप्रेषित होता है। संदेश का मात्र 7% 7% भाग ही शब्दों द्वारा पहुंचाया जाता है। संप्रेषण के चेतन और अचेतन दोनों स्तरों पर कार्य करने की योग्यता विकसित करके कम समय, मतलब जो तालमेल का जो स्थापित करने का कौशल है उसका 93% जो होता है हमारे भाव भंगिमा, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है उससे, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो संप्रेषण होगा वो किस प्रकार का होगा, और 7% केवल किस पर निर्भर करता है, हमारे शब्दों पर। तो बॉडी लैंग्वेज आपकी और आपका जो गेस्चर है वो भी एक प्रकार का संप्रेषण का कार्य करता है। तो तालमेल बिठाने का जो कौशल है वो भी आना चाहिए बॉडी लैंग्वेज के साथ, जो हम बोल रहे हैं उसके साथ। जैसी सिचुएशन है, जिस प्रकार के वर्डों का प्रयोग कर रहे हैं, उसी के अनुसार हमारे फेस के गेस्चर भी होने चाहिए। किसी में से अच्छा संपर्क, विश्वास तथा तालमेल स्थापित करने की योग्यता सीख सकते हैं। कम समय में हम क्या कर सकते हैं, किसी से तालमेल स्थापित करने की जो योग्यता है उसको सीख सकते हैं। अधिकांश लोग एक अलग श्रेणी के लोगों से संपर्क बना पाते हैं, परंतु विशेषज्ञ संप्रेषक में व्यापक श्रेणी के लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने की क्षमता होती है। लेकिन जो विशेषज्ञ होते हैं वो, उनमें क्या होता है, व्यापक श्रेणी के जो लोग होते हैं उनके साथ संपर्क स्थापित करने की क्षमता होती है, क्योंकि वो विशेषज्ञ होते हैं। तालमेल या संप्रेषण का जो कौशल है उसमें उन्होंने विशेषज्ञता प्राप्त की होती है, तो वो एक साथ व्यापक श्रेणी में लोगों के साथ, कई लोगों के साथ एक साथ बहुत बड़ी संख्या में संप्रेषण जो है स्थापित कर सकते हैं। संपर्क का जो कौशल है वो स्थापित कर सकते हैं। प्रभावी निर्णय लेने का कौशल, प्रभावी निर्णय लेने का कौशल, निर्णय लेना एक
जो जटिल प्रक्रिया है या कौशल प्रत्येक सफल व्यक्ति के पास होना आवश्यक है। निर्णय लेना क्या है? एक जटिल प्रक्रिया और यह कौशल प्रत्येक व्यक्ति के पास होना आवश्यक है। निर्णय लेने में मानवीय तथा भौतिक घटक सभी शामिल होते हैं। इन सभी घटकों का मूल्यांकन अथवा श्रेष्ठता निर्धारित कर फैसले का पूर्वानुमान लगाकर सभी संबंधित पक्षों के ज्यादातर हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना महत्वपूर्ण होता है। तो जो निर्णय लेना है वो क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। यह कौशल प्रत्येक सफल व्यक्ति के पास होना आवश्यक है। निर्णय लेने में मानवीय तथा भौतिक घटक शामिल होते हैं। इन सभी घटकों का मूल्यांकन अथवा श्रेष्ठता निर्धारित कर फैसले का पूर्वानुमान लगाकर सभी संबंधित पक्षों के ज्यादातर हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप किसी पक्ष पर निर्णय ले रहे हैं, किसी विषय पर निर्णय ले रहे हैं, तो आपको उस विषय के सभी पक्षों को ध्यान में रखना होगा, सभी पर विचार करना होगा, मूल्यांकन करना होगा, तब जाके आप उस पर निर्णय ले पाएंगे। उदाहरण के लिए छात्र के रूप में हमें कुछ पैसे जेब खर्च के लिए मिलते हैं। इसे खर्च करने के विभिन्न तरीके होते हैं, जैसे खाने के पदार्थ, फिल्म देखना, अपने मित्र या पारिवारिक सदस्यों के लिए कोई उपहार लेना, अध्ययन सामग्री की फोटोकॉपी करवाना इत्यादि। अपनी संतुष्टि तथा जरूरतों को ध्यान में रखकर आप इसे किस प्रकार खर्च करते हैं या आपके निर्णय कौशल पर निर्भर करता है कि आपको जो पॉकेट मनी मिली है उसे आप किस प्रकार से खर्च कर रहे हैं। आप जो है उसे फिल्में देखने में खर्च करेंगे, परिवार के सदस्यों के लिए कोई उपहार लेने में खर्च करेंगे, या जो आपके स्टडी मटेरियल है उसकी फोटोकॉपी जेरोक्स कराने में खर्च करेंगे। तो ये सब आपके निर्णय कौशल पर निर्भर करता है कि आप कितना सटीक निर्णय ले पा रहे हैं और आपको जो पैसे मिले हैं वो आप कहाँ कितनी सही जगह पर यूज़ कर पा रहे हैं। इसके आपके पास प्रत्येक सप्ताह अपनी रुचियों को पूरा करने तथा अन्य कार्यों के लिए समय देने के लिए कुछ घंटे होते हैं। बेहतर कार्यकलापों का क्रम तय करने की योग्यता आपको गतिविधियों के चयन का निर्णय करने में मार्गदर्शन करती है। निगमित प्रतिष्ठान में प्रबंधन के समक्ष प्रभावपूर्ण निर्णय लेने की चुनौती होती है, क्योंकि उन्हें दक्षता, लाभ, साझेदारों, कर्मियों तथा स्वामियों की संतुष्टि के बीच संतुलन बनाने की समस्या का समाधान करना होता है। तो अगर बेहतर कार्यकलाप तय करने हैं और गतिविधियां आपको जिनमें मार्गदर्शन करना है उसमें आप लोगों को चयन करना है बेहतर कार्यकलापों का, तो जो भी निगमित प्रतिष्ठान है उसमें प्रबंधक के समक्ष प्रभावपूर्ण निर्णय लेने की चुनौती होती है कि वो किस प्रकार का निर्णय लें जो सभी के लिए अच्छा हो और प्रभावपूर्ण हो। तो उन्हें दक्षता, लाभ, साझेदारों, कर्मचारियों तथा स्वामियों की संतुष्टि के बीच संतुलन बनाने की समस्या का समाधान करना होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रख करके ही जो संपर्क है, जनसंपर्क है, जो संप्रेषण कौशल है, साथ ही जो निर्णय लेने का कौशल है, वो सब जो है उन पर कार्य करना पड़ता है। अगला है टेलीफोन शिष्टाचार, मौलिक लेखन व सार्वजनिक व्याख्यान कौशल। क्या है? टेलीफोन शिष्टाचार, मौलिक लेखन व सार्वजनिक व्याख्यान कौशल। प्रत्येक व्यक्ति को इन कौशलों का अनुभव होना जरूरी है। टेलीफोन वार्तालाप व्यापार संचार का पसंदीदा तरीका है। मतलब आजकल लोग क्या कर रहे हैं? टेलीफोन और वार्तालाप पर संचार करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यह व्यक्तिगत है और संगठन को प्रभावशाली बनाने के अवसर के रूप में कार्य करता है। टेलीफोन शिष्टाचार आपके लिए शिष्टाचार दिखाने का एक तरीका है और दूसरों के सामने अपना या अपने व्यवसाय का उचित रूप में प्रतिनिधित्व करता है। मौलिक लेखन कौशल में वर्तनी पूंजीकरण, विराम चिन्ह, लिखावट और कीबोर्डिंग और वाक्य संरचना आदि शामिल है, जैसे रन ऑन और वाक्य के टुकड़ों को करना। वाक्पटुता व्यवहारिक बोलचाल में प्रभावी सुधार लाती है। इससे संप्रेषण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निगमित संप्रेषक के रूप में आपको अपनी व्यापारिक सफलता है तो इन्हें विकसित करके प्रयोग में लाना चाहिए। वाक जो पटुता है वो क्या है? व्यवहारिक बोलचाल में सुधार लाती है कि आप कितना सही तरीके से और साथ ही कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करके जो संप्रेषण है वो कर रहे हैं। इससे संप्रेषण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि अगर आप सामने वाले से बातचीत कर रहे हैं तो आपके जो शब्द हैं वो कैसे होने चाहिए? अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आप शब्द हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। साथ ही बोलने में भी क्या होना चाहिए? जो एक प्रकार की मृदुता है वो होनी चाहिए। निगमित संप्रेषण के रूप में आपको अपनी व्यापारिक सफलता है तो इन्हें विकसित करके प्रयोग में लाना चाहिए। तो अगर आप निगमित संप्रेषण कर रहे हैं तो व्यापारिक क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो आपके अंदर ये सारे जो कौशल हैं, वाक्पटुता का कौशल होना चाहिए, जिससे लोगों पर कैसा प्रभाव पड़े? सकारात्मक।
उच्चारण निष्प्रभावन का कौशल। उच्चारण निष्प्रभावन में शब्दों को इस प्रकार बोला जाता है कि संप्रेषक को सुनने वाला समझ जाता है कि क्या बोला जा रहा है। मतलब उच्चारण जो निष्प्रभावन है, इसमें शब्द इस प्रकार के बोले जाते हैं जो सुनने वाला व्यक्ति होता है वो समझ जाता है कि क्या बोला जा रहा है। ऐसा कई अन्य कारणों से किया जाता है, जैसे कि व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक अवसरों में बढ़ोतरी करना, कंपनी की व्यापारिक छवि को सुधारने के लिए जो निष्प्रभावन का कौशल है, उच्चारण निष्प्रभावन का कौशल है, उसका प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा बातचीत, प्रस्तुतिकरणों तथा टेलीफोन वार्ताओं में व्यस्त रखना, सामाजिक व व्यावसायिक दोनों प्रकार से अधिक आत्मविश्वासी तथा प्रभावी होना, श्रोताओं के साथ अधिक समझ विकसित करना इत्यादि। तो इन सब के लिए जो है उच्चारण निष्प्रभावन कौशल का प्रयोग किया जाता है। आप समझते हैं समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। समय क्या है? मूल्यवान संसाधन है। समय क्या है? मूल्यवान संसाधन है जिसकी विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। अगर बहुत सारे कार्य, चाहे कोई भी कार्य करें हम लोग, हमें टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप काम करने, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने, प्रियजनों के साथ समय व्यतीत करने तथा उन सबका आनंद प्राप्त करने के लिए जो जीवन में आपको मिलता है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय का उपयोग करना एक कौशल है। मतलब अगर आप अपना भी कार्य कर रहे हैं या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं या अपने जो प्रियजन है उनके साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, तो इन सब के लिए भी आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि किसके साथ कितना टाइम स्पेंड करना है, कौन से काम में कितना समय लगाना है, या एक समय में कितने सारे काम करने हैं। तो उस प्रकार से टाइम को मैनेज करना पड़ता है, समय प्रबंधन करना पड़ता है। समय प्रबंधन है सिद्धांतों, प्रचालनों, कौशलों, साधनों तथा कार्य करने के तरीकों का समूह है। जो समय प्रबंधन है वो क्या है? सिद्धांतों, प्रचालनों, कौशलों, साधनों तथा कार्य करने के तरीकों का समूह है जो जीवन की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से समय का ज़्यादा मूल्य प्राप्त करने में सहायक है। इससे प्रक्रमों तथा साधनों का विकास होता है जिससे क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि होती है। समय प्रबंधन सभी को सुधारने तथा ज़्यादा उत्पादक बनने में एवं व्यक्तिगत रूप से पूर्ण होने योग्य बनता है। अतः तार्किक रूप से पूरे संगठन में अच्छे या बुरे समय प्रबंधन का प्रभाव व्यापक रूप से होता है। समय प्रबंधन क्या करता है? तनाव को कम करता है। तो अगर आप अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर ले जा रहे हैं तो आपके जितने भी जो भी कार्य हैं वो समय पर पूरे होंगे, जिससे जो है तनाव जो होता है वो कम होता है, बल्कि जो व्यक्ति है वो रिलैक्स रहता है, स्ट्रेस फ्री रहता है, क्योंकि उसके जितने भी कार्य होते हैं वो समय पर हो जाते हैं जिस समय तक उसने करने को सोचा होता है। तो टाइम मैनेजमेंट का यही जो है बेनिफिट होता है कि जो हमारे कार्य हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग होते रहते हैं। तनाव प्रबंधन क्या है? वह परिस्थिति जिससे दबाव अथवा चिंता उत्पन्न होती है। तनाव प्रबंधन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन या कंडीशन जिससे क्या होगा? दबाव अथवा चिंता उत्पन्न होती है, तनाव कहलाती है। तो ऐसी परिस्थिति जिसमें दबाव और तनाव या चिंता उत्पन्न हो तो वो परिस्थिति क्या कहलाती है? तनाव कहलाती है। सभी व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार के तनाव का अनुभव करते हैं। तनाव व्यक्ति के जीवन की विभिन्न मांगों, बदलाव तथा घटनाओं के प्रति भौतिक, मानसिक एवं भावात्मक प्रतिक्रिया होती है। तनाव व्यक्ति को ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जो जटिल होते हैं, जिससे व्यक्ति स्वयं पर गर्व कर सके। तो तनाव में आकर के व्यक्ति क्या करता है? ऐसे ऐसे कार्यों को करने के लिए प्रयत्नरत हो जाता है जो जटिल होते हैं, जिनको करने पर क्या होता है? व्यक्ति को गर्व होता है। तनाव के लक्षण उस समय उत्पन्न होने लगते हैं जब व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि जीवन की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तनाव से होने वाली हानि से बचाव के लिए इसे कम तथा नियंत्रित करना आवश्यक होता है। तो अगर तनाव से बचना चाहते हैं या तनाव से होने वाली जो हानि है उससे बचना चाहते हैं, उससे बचाव करना चाहते हैं, तो तनाव को क्या करना चाहिए? तनाव को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। इसके नकारात्मक प्रभावों के प्रति जवाबी कार्रवाई करनी होती है, क्योंकि तनाव के जो होते हैं अधिकतर नकारात्मक परिणाम ही होते हैं, वो व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध होते हैं। तो इसके प्रति जो जवाबी कार्रवाई होती है वो करनी पड़ती है, जिससे जो तनाव है उसको नियंत्रित किया जाए। तनाव प्रबंधन का आशय व्यक्ति के स्वयं के विचारों, स्वयं की भावनाओं, स्वयं के कार्यक्रमों तथा स्वयं समस्याओं का समाधान करने के तरीके से होता है। तो तनाव का आशय है कि व्यक्ति स्वयं के विचारों, स्वयं की भावनाओं, स्वयं के कार्यक्रमों तथा स्वयं के जो समस्याएं हैं उनका जो समाधान है वो करे।
अगला है संप्रेषण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो अभी तक सारे कौशल प्रबंधन हम लोगों ने समझ लिए हैं, तनाव समय प्रबंधन भी समझ लिया। आप समझते हैं कि अगर संप्रेषण करना है तो इसमें कौन कौन सी प्रौद्योगिकियों का, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी ने संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इसने दुनिया में अनेक सूचनाओं, ज्ञान तथा समाचारों के द्वार खोल दिए हैं। सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी अधिक प्रचलित पद हैं। सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी एक छत के समान, जो सूचना और संप्रेषण है वो प्रौद्योगिकी की क्या है, छत है, जिसमें सूचना के प्रसंस्करण और संप्रेषण के सभी तकनीकी साधन शामिल होते हैं। तो जो सूचना और संप्रेषण है उसमें जो प्रौद्योगिकी है उसमें क्या है, जितने भी टेक्नोलॉजी है वो सभी साधन शामिल होते हैं जिससे सूचना एवं संचार का जो संप्रेषण है वो होता है। जबकि इसमें तकनीकी दृष्टि से प्री डिजिटल प्रौद्योगिकी, कागज आधारित लेखन शामिल है। इसका प्रयोग प्रायः डिजिटल प्रौद्योगिकियों को बताने में किया जाता है, जिसमें संप्रेषण तरीके, संप्रेषण तकनीकें, संप्रेषण उपकरण, संचार माध्यम के साथ ही सूचनाओं का भंडारण, प्रसंस्करण की तकनीकें भी शामिल हैं। वर्तमान समय में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है क्योंकि यह सूचना प्रौद्योगिकी तथा टेलीकॉम प्रौद्योगिकी का संयुक्त रूप है। तो जो प्रौद्योगिकी है वो किसका संयुक्त रूप है वर्तमान समय में, जो सूचना प्रौद्योगिकी तथा टेलीकॉम प्रौद्योगिकी है, इन दोनों का संयुक्त रूप है। और साथ ही अब इसका कार्यक्षेत्र भी समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करेगी। तो निगमित दफ्तर तथा अन्य संगठनों में मालिकों और कर्मचारियों के मध्य होने वाले सभी संप्रेषण कार्य जो होते हैं वो प्रौद्योगिकियों के द्वारा भी किए जाते हैं। साझेदारों, संचार माध्यमों, प्रेस, गैर सरकारी संगठनों, सरकार, ग्राहकों तथा आम लोगों से संप्रेषण करने के लिए जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क बाहरी एजेंसियों के साथ कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कौन, जो प्रौद्योगिकी, निगमित संप्रेषण संचार में जो प्रौद्योगिकी होती है वो संचार माध्यम प्रौद्योगिकियों के उपयोग में नवोन्मेष के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो पूरा चैप्टर हम लोगों का कवर हो चुका है। हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक है वो कार्यक्षेत्र भी कवर कर लिया है। अब हम लोग कल इस वाले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो कल से आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, इस चैप्टर के एमसीक्यू हो जाएंगे। उसके बाद चैप्टर 1 से हम लोग जो फिर से अपना जो रिवीजन है एक प्रकार से वो स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।